दोस्तों 24 फरवरी 2022 रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को खबरदार किया कि अगर कोई इस मामले में इन्वॉल्व हुआ तो उसका अंजाम बुरा होगा। रशियन हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने यूक्रेन पर बमबारी शुरू कर दी। रशियन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि अब तक इस जंग में लगभग 70,000 से 1 लाख तक यूक्रेनियन मारे गए। दूसरी जानिब अमेरिकन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि लगभग 50,000 रशियन सोल्जर इस जंग में मारे गए। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप ये वार अब देख रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर रशिया से 27 टाइम छोटा यूक्रेन रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आखिर पुतिन यूक्रेन को क्यों हासिल करना चाहता है और इसे यूक्रेन से क्या खतरा है? दोस्तों, आज से लगभग 100 ईयर्स पहले यूक्रेन रशिया का हिस्सा था। उस वक्त ये सारा हिस्सा रोमनोव डायनेस्टी के कंट्रोल में था। 1917 में रोमनोव डायनेस्टी से तंग आकर रशियंस ने रशियन अंपायर के खिलाफ बगावत की। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन ने रशियन अंपायर का तख्ता उलट दिया। रशियन पॉपुलेशन रशियन अंपायर के इस सिस्टम से तंग थी। रशियन अब एक नया गवर्नमेंट सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन नई गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में रशियन रेवोल्यूशनलिस्ट आपस में ही लड़ पड़े। इस तरह पूरे रशिया में सिविल वार स्टार्ट हो गई। इस सिविल वार खत्म होने के बाद 1922 में रशिया समेत 15 रिपब्लिक स्टेट्स को मिलाकर यूएसएसआर बना, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इन 15 रिपब्लिक स्टेट्स में यूक्रेन भी शामिल था। वक्त के साथ साथ यूएसएसआर मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यूरोप के एक हिस्से में यूएसएसआर का कंट्रोल था, जबकि दूसरे हिस्से में वेस्टर्न पावर्स यानी कि यूके, यूएसए, कनाडा का होल्ड था। वर्ल्ड वार 2 के बाद रशिया और अमेरिका के दरमियान सुपर पावर बनने की जंग शुरू हो गई। इन दोनों कंट्रीज में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए। उस वक्त सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जबकि अमेरिका में कैपिटलिज्म सिस्टम मौजूद था। कम्युनिस्ट सिस्टम के मुताबिक कंट्री में जितना भी ट्रेड या बिजनेस होगा उसमें से हर शख्स को उसकी जरूरत के हिसाब से शेयर दिया जाएगा, जबकि कैपिटलिज्म सिस्टम में कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर इंडिविजुअल अपने बिजनेस से जितना चाहे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अमेरिका पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म सिस्टम चाहता था, जबकि रशिया पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सिस्टम चाहता था। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। इस कोल्ड वार में वेपन्स के बजाय पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को यूज किया गया। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल हमले कर रही थी। इस चीज को देखते हुए दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी मिलिट्री पावर को मजीद स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली तमाम कंट्रीज ने नेटो अलायंस बनाया। इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त 12 कंट्रीज शामिल थी, लेकिन अब नेटो में 32 कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों, नेटो का असल मकसद, अगर कोई भी देश नेटो में शामिल किसी भी कंट्री पर हमला करता है तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर उस हमले को रोकेंगे। नेटो अलायंस का असल मकसद सोवियत यूनियन को कमजोर करना था। इस तमाम को देखते हुए सोवियत यूनियन ने भी अपनी 15 रिपब्लिक स्टेट्स के दरमियान एक पैक्ट साइन किया, जिसको वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया। लगभग 42 ईयर तक जारी रहने वाली इस कोल्ड वार में आखिर अमेरिका अपनी पॉलिसीज में कामयाब हो गया। इस तरह 1991 में यूक्रेन और कई दूसरी रिपब्लिक स्टेट्स ने सोवियत यूनियन से अलग होने का मुतालबा कर दिया। इस तरह 22 दिसंबर 1991 सोवियत यूनियन दोबारा 15 रिपब्लिक स्टेट्स में बंट गया। अब की बार यूक्रेन मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। इस आजादी के बाद यूक्रेन ने कम्युनिस्ट सिस्टम को खत्म करके कैपिटलिज्म सिस्टम को अपने कंट्री में कायम करना चाहा। 1999 में सोवियत यूनियन से आजादी हासिल करने वाले देश यानी कि पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक नेटो में शामिल हो गए। इसी तरह 2004 में
मजीद 7 सोवियत यूनियन स्टेट्स नेटो में शामिल हो गई। इस तरह पहली बार रशियन बॉर्डर नेटो अलायंस के साथ फेस टू फेस मिल गया। दोस्तों, अब तक 3 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने नेटो को ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया। यूक्रेन और जॉर्जिया नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी, जो कि रशिया के लिए खतरे की घंटी थी। इससे रशिया के लिए ब्लैक सी का रास्ता किसी भी टाइम बंद हो सकता था। रशिया दुनिया में ऑयल और गैस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रशिया लगभग 40% नेचुरल गैस यूरोप को सप्लाई करता है। इसी तरह रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि रशिया यूक्रेन और जॉर्जिया की नेटो में एंट्री को अपोज करता है। 2013 में यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश भी की थी। उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको थे, जिनको रशिया का दोस्त समझा जाता था। रशिया ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बेल आउट पैकेज के नाम पर भारी अमाउंट भी दी थी। यही वजह थी कि पेट्रो पोरोशेंको ने यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर पूरे यूक्रेन में प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन प्रोटेस्ट में लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिस पर यूक्रेन में प्रोटेस्ट मजीद तेज हो गए और आखिरकार पेट्रो पोरोशेंको भागकर रशिया चले गए। दूसरी जानिब पुतिन ने यूक्रेन पर ताकत का इस्तेमाल किया और ब्लैक सी पर फैले यूक्रेनियन पेनिनसुला पर हमला कर दिया। इसके बाद रशिया ने यूक्रेन के 2 रीजन्स डोनेट्स्क और लुहांस्क पर हमला कर दिया। इन दोनों रीजन्स में लगभग 8 साल तक जंग जारी रही, जिसमें तकरीबन 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन ने माइग्रेट किया। पुतिन की असल डिमांड यह थी कि नेटो रशिया के बॉर्डर के करीब इन इलाकों में एक्सपेंड ना करे, बल्कि वो अपनी मिलिट्री को वहीं तक रखे जितनी 1997 में हुआ करती थी। वेस्टर्न लीडर्स ने पुतिन की इस एडवाइस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। इस पर वेस्टर्न लीडर्स ने अपनी मिलिट्री को मजीद बढ़ा दिया। दूसरी तरफ रशियन ट्रूप्स पूरे यूक्रेन में इंटर हो गए और यूक्रेन में खून रेजी शुरू कर दी। 24 फरवरी 2022 व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस पर वेस्टर्न लीडर और पूरी दुनिया ने रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और यूक्रेन को सपोर्ट किया। लेकिन रशिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की वजह से रशिया पर हमला करना दुनिया के लिए एक मुश्किल काम है।